lecture, we'll study about coal and petroleum, how they are formed and what will happen if we will use coal and petroleum without any thinking or unnecessarily. We have seen some of the issues involved in the conservation and sustainable use of resources like a forest, wildlife and water. तो ऑलरेडी हमें ये पता है कि फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, वाटर को कंजर्व करना है तो थोड़े इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उसके बाद भी हम प्रॉपर तरीके से उसको कंजर्व नहीं कर पाते. दिस कैन मीट आवर नीड्स परफेक्चुअली इफ we were to use them in a sustainable manner. Now we come to yet another important resource, fossil fuels, that is coal and petroleum, which are important source of energy for us. तो ये जो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर हमारे डेली के नीड्स है वो फुलफिल करते हैं, एंड जो हम ठीक से यूज करेंगे तो फ्यूचर में भी हमारे नीड्स फुलफिल कर सकेंगे. अब हम ये लेक्चर के अंदर एक अलग इंपॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो है फॉसिल फ्यूल्स. एंड फॉसिल फ्यूल्स हमें प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब कि वाटर एंड वाइल्ड लाइफ, उसके अंदर जितने भी एनिमल्स है वो सब एनिमल्स, एंड फॉरेस्ट के अंदर जनरली हम कंसिडर करते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज को. तो ये सबको मिलाकर जब वे मरते हैं, दे डाई एंड दे get buried inside the earth, and after millions of years they get converted into fossil fuel. Okay, तो coal and petroleum fossil fuel है, बहुत important source है वो, and हम आज की मॉडर्न लाइफ में भी ये कोल एंड पेट्रोलियम का, फॉसिल फ्यूल का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर प्रॉपर्ली पढ़ा था. Since the industrial revolution, we have been using increasing amount of energy to meet our basic needs and for the manufacture of a large number of goods upon which our life depends. तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, उसका एक ही रीजन है, हमारे डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रीज बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, एंड इंडस्ट्रीज ये प्रोडक्ट्स मशीनरीज के थ्रू बनाते हैं, और मशीनरीज को बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए. तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, एंड साथ में ही हम फॉसिल फ्यूल्स का भी यूज बढ़ा रहे हैं. ओके, These energy needs have been largely met by the reserves of coal and petroleum. अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है वो हम सिर्फ कोल एंड पेट्रोलियम को यूज कर ही फुलफिल कर पाते हैं. तो कोल एंड पेट्रोलियम का यूज बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में, ह्यूज अमाउंट में बढ़ गया है. The management of these energy sources involves slightly different perspectives from those sources discussed earlier. अब यहाँ पे जैसे हम ये रिसोर्स को मैनेज करने वाले हैं, ठीक है, उसका मैनेजमेंट बहुत, मतलब हम बोल सकते हैं कि अलग पर्सपेक्टिव है. तो जो हम वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, वाटर को जैसे कंजर्व कर पाते हैं वैसे इसको कंजर्व नहीं कर पाएंगे. इसको कंजर्व करने के लिए स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. Coal and petroleum were formed from the degradation of biomass millions of years ago, and hence these are resources that will be exhausted in the future no matter how carefully we use them. तो यहाँ पे जो हम कोल एंड पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म हो रहा है, राइट. अब ये फॉर्म हो रहा है तो वो किस कहाँ से मिलेगा, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि वो जो ट्रीज है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, जब वो मर जाते हैं तो उसका डिग्रेडेशन होता है, हम उसको बायोमास बोल सकते हैं सर, कि डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास, एंड वो भी मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये कन्वर्ट होता है कोल एंड पेट्रोलियम में.
and then we would need to look for alternative source of energy. एंड इसीलिए हमें जो धीरे 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 ये जो फॉसिल फ्यूल खत्म हो गए फ्यूचर के अंदर, तो हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स का आइडिया, ऑल्टरनेटिव सोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा. Various estimates exist as to how long these resources will last if the present rate of usage continues. तो धीरे 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 जैसे हमारा यूज बढ़ता जा रहा है, तो हमें पता नहीं है कि कितने टाइम तक ये कोल एंड पेट्रोलियम चल पाएगा. It is estimated that our known petroleum resource will last us for about 40 years and the coal resource will last for another 200 years. तो अब ये एस्टिमेशन उसका निकला हुआ है कि पेट्रोलियम रिसोर्स है वो कब तक लास्ट कर पाएगा जो हम यही रेट से यूज करेंगे पेट्रोलियम को, तो वो नेक्स्ट 40 इयर्स तक चलेगा. एंड ये पेट्रोलियम का हमें आज का रेट काउंट करके ये एस्टिमेशन निकाला है, बट फ्यूचर में जैसे जैसे हम 2 साल 5 साल 10 साल के बाद चेक करेंगे तो रेट शायद बढ़ जाए. फिर कोल रिसोर्स कब तक चलेगा? 200 इयर्स तक. उतना कोल का रिसोर्स हमारे पास अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, राइट? तो इन शॉर्ट इसका एक फिक्स एस्टिमेशन हमारे पास आ गया कि पेट्रोलियम 40 इयर्स एंड कोल 200 इयर्स तक. तो वो खत्म तो होने ही वाला है, ये फिक्स चीज हमें पता चल गई. तो नाउ वी हैव टू यूज देम प्रॉपरली, जुडिशियली. सोच समझ कर पेट्रोलियम एंड कोल को यूज करना चाहिए. अदरवाइज कोई एक नया ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ेगा जिससे हम पेट्रोलियम एंड कोल का यूज कम कर पाए. बट लुकिंग एट अदर सोर्स ऑफ एनर्जी is not the only consideration when we look at the consumption of coal and petroleum. तो सिर्फ हम कोल एंड पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम दूसरे रिसोर्स के लिए या दूसरे सोर्स के बारे में थोड़ा आइडिया लाए, थोड़ा सर्च करें. साथ में एक और भी प्रॉब्लम होता है जब कोल एंड पेट्रोलियम हम यूज करते हैं. तो देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है. Since coal and petroleum have been formed from biomass, in addition to carbon, this contain hydrogen, nitrogen and sulfur. तो ये जो बायोमास में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब चीजें होता है. मतलब कि कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर भी ये सब एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. And when these are burnt, the products are carbon dioxide, water, oxides of nitrogen and oxides of sulfur. तो अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि जब भी हम कोल एंड पेट्रोलियम बर्न करते हैं तो ये गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हार्मफुल है. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, these are harmful for environment. When combustion takes place in insufficient air, that is oxygen, then carbon monoxide is formed instead of carbon dioxide. तो जब भी ये कोल एंड पेट्रोलियम को सफिशिएंट एयर नहीं मिलता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वो टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ डेडली गैस. मतलब एक बार आपने जो ब्रीथ कर लिया तो थोड़े ही टाइम के अंदर 30 सेकेंड से 2 मिनट के अंदर आप मर जाओगे. दैट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. तो व्हाट इज डेडली पॉइजनस गैस है. Of these products, the oxides of sulfur and nitrogen and carbon monoxide are poisonous at a high concentration. And carbon dioxide is a greenhouse gas. तो ये सब गैसेस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब डेडली पॉइजनस गैस है. ठीक है. एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डेडली पॉइजनस गैस नहीं है, बट वो ग्रीन हाउस गैस है. ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग को राइज करता है, राइट? Another way of looking at coal and petroleum is that they are a huge reservoir of the carbon, and if all this carbon is converted to carbon dioxide, then the amount of carbon dioxide in the atmosphere is going to increase, leading to intense global warming.
तो ये जितना भी कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर ह्यूज अमाउंट, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन प्रेजेंट है। एंड जो ये कार्बन, सब कोल एंड पेट्रोलियम को हमने बर्न करना, मतलब रेट जो है हमारा कार्बन एंड पेट्रोलियम का यूज का, तो वो कोल एंड पेट्रोलियम का यूज जो बढ़ता रहा, तो कार्बन जो भी है कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट, वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जब भी हम कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गए, एंड देयरफॉर देयर विल बी इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग। तो अब आपको पता होगा कि समर सीजन के बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है, विंटर के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाती है, तो ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। Thus, we need to use these resources judicially, एंड इसीलिए हमें ये सब रिसोर्सेज जुडिशियली यूज करने पड़ेंगे। तो जब यहाँ पे देखोगे कि सन के रेस अंदर अर्थ के अंदर एंटर होते हैं बट बाहर नहीं जा पाएंगे, एंड वो अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर रहेंगे, जिसके कारण पूरे अर्थ का, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग को राइज देगा, पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। साथ में पॉल्यूशन भी उतना ही हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो हार्मफुल है। Some simple choices can make a difference in our energy consumption pattern. तो थोड़े से हमें सिंपल चॉइस करने होंगे, डिसीजंस लेने होंगे, जिससे हम हमारे एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा सा चेंज कर पाए। Think over the relative advantages, disadvantages and environment friendliness of the following. तो हम देखते हैं कि क्या यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं यूज करने से क्या अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। टेकिंग अ बस, यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल और वॉकिंग साइकिल, तो ये बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। हम इंडिविजुअली एक एक बाइक लेके जाते हैं, तो आसपास किसी के पास कार है, या हम सब ऐसा सोचे कि हम गवर्नमेंट व्हीकल, मतलब कि बस यूज कर सकते हैं, या फिर वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। यूजिंग एलईडी बल्ब्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स इन आवर होम्स और इन योर होम्स, दैट इज अ बेटर वन। तो एलईडी बल्ब, जो पुराने बल्ब आते थे गैस के ऊपर चलने वाले, तो उससे बहुत ज्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं एलईडी बल्ब। तो आपका दो फायदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी से होगा एंड बहुत अच्छा सा लाइट भी देखता है वो, एंड उसका लाइफ भी ज्यादा होता है एलईडी बल्ब का एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स का। ओके, यूजिंग द लिफ्ट और टेकिंग द स्टेयर्स, तो ये लिफ्ट यूज करना है तो हम उससे ऐसे कि थोड़ा स्टेयर्स को, मतलब स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा हमारा। या वन वे आप करो कि उतरने के टाइम पे स्टेयर्स से आप उतर जाओ, चढ़ना है तो यू कैन यूज द लिफ्ट, दैट इज द गुड ऑप्शन आई थिंक। Wearing an extra sweater or using a heating device, heater or cigarette on cold days. तो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा हो सकता है कि स्वेटर यूज करे एक्स्ट्रा, दैट इज द गुड वन, डिवाइस, हीटिंग डिवाइस को चलाने से। यहाँ पे अब यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल जा रहे हैं कि यहाँ पे यूजिंग द लिफ्ट या टेकिंग द स्टेयर, तो टेकिंग द स्टेयर बहुत अच्छा है। यूजिंग द एलईडी और या फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट मतलब पहले के टाइम पे हम यूज करते हैं वैसे, तो ये एलईडी बल्ब ज्यादा अच्छे रहते हैं। टेकिंग अ बस, यूजिंग अ पर्सनल व्हीकल और वॉकिंग और साइकिलिंग, तो वॉकिंग एंड साइकिलिंग सबसे बेस्ट है। ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो यू कैन टेक द बस, एंड लास्ट में ये रख सकते हैं हम पर्सनल व्हीकल। ओके, सो यहाँ पे हमें अलग अलग जो चीज है यूज करते हैं, तो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस हमें पता चलता है। ओके, the management of a coal and petroleum also addresses the efficiency of our machine. तो ये जो मशीन बनाते हैं, मान लो कि व्हीकल्स वो बनाते हैं जो पेट्रोल के ऊपर रन करते हैं, डीजल के ऊपर रन करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चेक करनी चाहिए सबकी एफिशिएंसी। फ्यूल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द इंटरनल कंबशन इंजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एंड recent research in this field concentrates on ensuring complete combustion in these engines in order to increase efficiency and also reduce air pollution.
तो फ्यूल जो इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब कि व्हीकल्स, हमारे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है, वो सब में इंटरनल कंबशन इंजन होता है। तो वो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर हम जब फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल जाता है, बर्न होता है फ्यूल। तो जब भी फ्यूल कंप्लीटली बर्न होता है, मतलब कि कंप्लीट कंबशन जब होता है, तो इंजन का एफिशिएंसी, मतलब कि ज्यादा फ्यूल, कम फ्यूल में ज्यादा किलोमीटर वो हम चला सकते हैं, एंड एयर पॉल्यूशन जो है वो भी रिड्यूस कर सकते हैं। मान लो कि हमारे इंजन के अंदर कंप्लीट कंबशन हो रहा है, आपके कोई भी व्हीकल के अंदर प्रॉपरली कंबशन हो रहा है, तो वो 1 लीटर के अंदर, मान लो कि बाइक है तो 50-60 किलोमीटर तक जा सकता है। बट जो कंप्लीट कंबशन बाइक के अंदर नहीं हो रहा है, तो वो 40-45 किलोमीटर तक ही चलेगा 1 लीटर पेट्रोल के अंदर। तो आपको डायरेक्टली लॉस हो रहा है 20-15 किलोमीटर का, ओके, पर लीटर। तो वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो कि आपकी बाइक का, आपके व्हीकल का प्रॉपर मेंटेनेंस करके, प्रॉपर सर्विस रेगुलरली और रेगुलर इंटरवल पे बाइक का, व्हीकल का आपका सर्विस किया करो। If you do the service of your bike or vehicle, then you will get a complete combustion which will help you to get a good efficiency. An overview of a natural resource management. अब ये कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हमने पूरा प्रॉपरली पढ़ लिया है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें उसको जुडिशियली यूज करना है, एंड कब उसको यूज करना है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज अ डिफिकल्ट टास्क, जो ऑलरेडी पूरे चैप्टर के अंदर आपने देखा कि जो भी हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं जब भी नेचुरल रिसोर्स को, तो बहुत सारी डिफिकल्टी सामने आती है। In addressing this issue, we need to keep an open mind with the regard to the interest of various stakeholders. अब ये इश्यू को सॉल्व करना है तो हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनका थिंकिंग समझना पड़ेगा, उनका थिंकिंग सोच कर उसके ऊपर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तब हर एक के बारे में सोच कर हम जब भी स्टेप्स लेते हैं तो वो शायद प्रॉफिटेबल हो सकता है। We need to accept that people will act with their own best interest as the priority. हम जितना भी कर ले नेचर को कंजर्व करने का या उसको मैनेज करने का, बट हर एक लोग को इंटरेस्ट नहीं रहता है ये सब चीजों को करने में। तब सबसे पहले क्या सोचते हैं कि खुद का इंटरेस्ट, खुद को किसमें फायदा है, ये करने से उनको क्या फायदा होने वाला है, तो सब लोग ये सोचते हैं, जिसके कारण हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, कंजर्व नहीं कर पाते। बट द रियलाइजेशन that such selfish goals will lead to misery for a large number of people and a total destruction of our environment is slowly growing. तो जो ऐसा कोई भी लोग जो ऐसे करते हैं, सेल्फिश गोल के लिए काम करते हैं, अपने खुद के लिए ही काम करते हैं, दूसरों का कुछ नहीं सोचते, एनवायरमेंट का नहीं सोचते, कंट्री के बारे में नहीं सोचते, देन दे विल लीड टू मिजरी। मिजरी मतलब कि बहुत दुखी वाली लाइफ उनको मिल सकती है। एंड ये एक के लिए नहीं, सब लोगों के लिए ऐसा ही होगा तो लाइफ बहुत खराब हो सकती है, जो सब लोग सेल्फिश गोल्स के लिए काम करते रहे तो। गोइंग बियॉन्ड लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी नीड टू टेलर आवर रिक्वायरमेंट individually and collectively so that the benefit of the development reach everyone now and for all the generations to come. तो जो हम प्रॉपरली लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब चीजें सोच समझ कर फॉलो करते रहे, हमारे रिक्वायरमेंट को इंडिविजुअली एंड पूरे ग्रुप में उसको मेंटेन करते रहे, सोच समझ कर अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते रहे, तो फ्यूचर के अंदर और अब भी हम पूरे एनवायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। फ्यूचर आने वाली जनरेशन को भी उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन द टुडेज जनरेशन। आप क्या सोचते हो वो मैटर करता है, दूसरे क्या सोचते हैं वो आपको अभी नहीं सोचना है। पहले आप खुद को बदलो, चेंज करो, नेचर के लिए, एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा सोचो,
एंड दूसरों को भी फिर धीरे धीरे इंस्पायर करो, मोटिवेट करते जाओ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 16।